हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 7 फरवरी 2024। बेसिकली ये क्लासेस 8 बजे आने वाली थी, पर थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, जिसकी वजह से ये अभी आपकी क्लास आ रही है। कोई बात नहीं, क्लासेस कुछ भी हो, क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी। टाइमिंग को लेकर के कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी, वो मेरे तरफ से एश्योरिटी रहेगी। ठीक है, इसको जब भी आप क्लास देख रहे हो तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नोट कवर कर लीजिएगा और नोट लिखिएगा। सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे तरफ से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का भी आंसर करते हुए चलिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में चाहे कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, अभी देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, आंसर जरूर करते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। पहचानिए कौन है ये बहुत ज़्यादा आज के डेट में न्यूज़ बनी हुई, क्योंकि ये फर्स्ट मिनिस्टर बन गई है। कहाँ की? नॉर्दर्न आयरलैंड की। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ओनेल। क्या नाम है? मिशेल ओनेल ने उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री की भूमिका यहाँ पे इनके द्वारा निभाई गई है। ये टाइटल इन्होंने एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे बन गई है पहली मंत्री बन करके। इन्होंने इतिहास रच दिया है नॉर्दर्न आयरलैंड की। ये ध्यान रख सकते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड कहाँ पड़ता है? नॉर्दर्न आयरलैंड आपका यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ठीक है, और ये बेसिकली पहले आयरलैंड का ही पार्ट था, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड ये बेसिकली आयरलैंड से हट गई। ठीक है, तो इनका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो बेसिकली 1998 में स्टार्ट हुआ है ब्रिटिश संघवादियों के तरफ से। ठीक है, तो ये बेसिकली 1998 के गुड फ्राइडे शांति समझौते द्वारा स्थापित सरकार की संरचना यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या सुनिश्चित किया जाता है? यहाँ पे सुनिश्चित ये किया जाता है कि जो ब्रिटिश का यूनियनिस्ट है और आयरिश नेशनलिस्ट है, उनके बीच में पावर का यहाँ पे शेयरिंग होता है, शक्ति का साझाकरण यहाँ पे होता है, और ये इस बात का सुनिश्चित करता है। और यहाँ की फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में नॉर्दर्न आयरलैंड की मिशेल ओनेल बन गई है। ओनेल अपनी पावर को डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर के साथ शेयर करेगी, जिनका नाम है एमा लिटिल पेंगली, जो कि डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि अभी पहली मंत्री की भूमिका निभाएगी। मिशेल ओनेल देख लीजिए, यही है। ठीक है, अब अगर बात करें नॉर्दर्न आयरलैंड है कहाँ, नॉर्दर्न आयरलैंड की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा आपका आयरलैंड है। ठीक है, ये पूरा आपका आइलैंड है, और ये पूरा बेसिकली किसका हिस्सा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट सेडेड पार्ट जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो यही वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ तो अच्छा चलिए, मेरे तरफ से क्वेश्चंस आपको लेकर के। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह से आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा। मेरे तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, हर क्लासेस में पूछे जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कितने एक्टिवली इसका आंसर करते हैं। तो ये पहले क्या था ना, ये पूरा आयरलैंड था। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो अलग हो गया। आप मुझे बताइएगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आयरलैंड से कब हटा, यानी नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आयरलैंड से कब अलग हुआ, वो मुझे बताइएगा। किस एक्ट के तहत अलग हुआ, वो भी मुझे बताइएगा। थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में, अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, मैंने बता भी रखा था पहले बहुत बार, तो आप मुझे बताइएगा नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आयरलैंड से कैसे कब अलग हुआ, और किस एक्ट के तहत अलग हुआ, किस अधिनियम के तहत अलग हुआ, वो मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यूके की मैं बात करूँ, ये यूके का हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में आपके आयरलैंड आ गए, स्कॉटलैंड आ गए, वेल्स आ गए, इंग्लैंड आ गए। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये सारे इंग्लैंड और वेल्स के ऑफ कोस्ट में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए, बहुत सारे लोग आंसर भी देते हैं, मैं बताऊं, और मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि वो लोग ट्राई करते हैं, है ना, आप सभी लोग ट्राई करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। चाहे आंसर गलत हो या सही हो, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ट्राई करें, जितने भी लोग क्लासेस देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग आंसर को लिखें। जैसे मैं अनाउंस भी करता हूँ, जैसे कल के डेट में जिन्होंने आंसर, जो रेगुलर बेसिस पे आंसर दे रहे हैं, पूजा कुमारी हो गई, निधि भारती हो गई, शुभ सिंह हो गई, तो ये लोग जो हैं बेसिकली रेगुलर बेसिस पे आंसर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, जो बाकी लोग हैं, तो ये लोग भी रेगुलर बेसिस पे आंसर करें, और आपका भी नाम मैं अनाउंस करूँ। तो कल के क्लास में इन लोगों ने आंसर दिया था, जो सुबह 10 बजे वाली क्लास हुई थी, तो
रेगुलर बेसिस पे आप भी आंसर करें ताकि आपका भी नाम यहाँ पे अनाउंस हो। ठीक है, यहाँ पे ये लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ये मलेशियन यूनिवर्सिटी है, जो अब उसका एक कैंपस जो है वो तेलंगाना में भी ओपन होने जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो मलेशियन विश्वविद्यालय तेलंगाना परिसर में स्थापित होने वाला है। उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। इन्होंने एप्लीकेशन यूजीसी को, देखो कोई भी कैंपस जो है वो बेसिकली अगर शिफ्ट हो रहा है या कोई ओपन हो रहा है तो वहाँ पे यूजीसी का परमिशन लेना जरूरी है। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है और ये एप्लीकेशन तेलंगाना में कैंपस ओपन करने के लिए इन्होंने ये एप्लीकेशन को सबमिट किया है यूजीसी को। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये बेसिकली इन्होंने अपना एप्लीकेशन ओपन किया था पोर्टल पे, ताकि कोई भी इसको अप्लाई कर सके। ठीक है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकते। और ये फॉरेन हायर एजुकेशन के लिए ये ओपन किया था, और इन्होंने ओपन किया था दिसंबर 2023 में। ठीक है, विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए ये पोर्टल इन्होंने खोला था, और लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज ने इसको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट किया है। ये पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रख सकते हैं, हायर उच्च शैक्षणिक के लिए जिन्होंने यहाँ पे कैंपस ओपन करने के लिए भारत में ये एप्लीकेशन को सबमिट किया है। चलिए, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन मेरे तरफ से ये पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस तो रहेंगे, क्वेश्चंस इसमें नो डाउट, इसी बहाने आप लोग पढ़ेंगे भी जरूर। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है यूजीसी। ठीक है, यूजीसी टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये मैंने अभी आर्टिकल वाला जो टॉपिक चल रहा था ना, उसमें भी मैंने ये दोनों के बारे में बताया है कि ज़्यादा आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में मैंने बताया था कि संवैधानिक और आधिकारिक निकाय क्या होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो थोड़ा सा जाकर इसको देख लीजिएगा। तो ये मुझे बताइएगा कि यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, और ये भी मुझे बताइएगा कि पार्लियामेंट के किस एक्ट के तहत, पार्लियामेंट के किस एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसको मतलब यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो किस एक्ट, संसद के किस एक्ट के तहत यूजीसी को सेटअप किया गया है भारत में, स्टैब्लिश किया गया है भारत में। और ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये जो है यूजीसी जो है वो किस मंत्रालय के अंदर में आता है, तो एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बेसिकली उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तीन क्वेश्चंस हो गए ना, चलिए आंसर देते हुए चलिएगा। तो तेलंगाना की बात कही जा रही है, तो तेलंगाना एक बार पढ़ लेते हैं। तो तेलंगाना बेसिकली दक्षिण भारत में ये स्थित है। इसके बॉर्डर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटका के साथ, महाराष्ट्र के साथ इसके बॉर्डर टच कर रहे हैं। ये तेलंगाना जो है, यहाँ पे इसका कैपिटल आपका हैदराबाद है, यहीं पे इसको ओपन करने की बात चल रही है। 16 सेंचुरी का यहाँ पे मॉस्क्यू आप देख सकते हैं, चार मीनार जो है, यहाँ पे 4 टावरिंग मिनरेट्स देख सकते हैं। फेमस चार मीनार है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ हैदराबाद में जाना जाता है। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है, जहाँ पे आप यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो रेवंत रेड्डी हैं, गवर्नर तमिलसाई साउंडराजन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014। और ये मैं बात करूँ तो 29th स्टेट के रूप में ये बेसिकली फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब इसको ये मत समझिएगा कि सर 29th स्टेट आप कह रहे हैं, लेकिन आज के डेट में तो 28 स्टेट है। अरे तो जम्मू कश्मीर उस टाइम पे स्टेट कैटेगरी में आता था ना, वो तो 2019 में वो उसको स्टेट से यूटी कैटेगरी में कर दिया था। 2019 में तक तो ये 29th स्टेट के रूप में ही तो ये एडमिनिस्टर हुआ है। बाद में आज के डेट में तो भले ही 28 स्टेट हो गए, लेकिन ये जो ऐड हुआ है भारत के टेरिटरी में, वो 29वें नंबर पे राज्य के रूप में ये ऐड हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे 29 स्टेट यहाँ पे लिखा। ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था पहले, बाद में ये 2014 में अलग होकर के अपना खुद का बेसिकली राज्य बन गया। ठीक है, चलिए मुझे ये भी बताइएगा किस आर्टिकल के तहत हम किसी राज्य के हिस्से से हम नए राज्य का निर्माण करते हैं।
ये भी मैंने बताया। मुझे अनुच्छेद बता दीजिएगा कि नए राज्य जो निर्माण होते हैं किसी एग्जिस्टिंग राज्य से हिस्सा अलग होकर के, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तेलुगु पीपल जनरली यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये उसी से रिलेटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे है ईश्वरीय प्रसाद जी को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। कौन से पुरस्कार से? तो इस पुरस्कार का नाम है शंकर स्मृति अवार्ड। यहाँ देख सकते हैं ईश्वरीय प्रसाद नंबूदिरी को शंकर स्मृति पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। ये कौन है ईश्वरीय प्रसाद नंबूदिरी? ये बेसिकली ये कौन है? पुजारी हैं, पुजारी। कहाँ के? बद्रीनाथ धाम के। बद्रीनाथ धाम सुना है आप लोगों ने? बद्रीनाथ धाम, है ना? तो बद्रीनाथ धाम के बेसिकली ये पुजारी हैं और इन्हीं को यहाँ पे सम्मानित किया गया शंकर स्मृति अवार्ड से। कहाँ पे? ये इनको सम्मानित किया गया है केरल में। केरल में इनको सम्मानित किया गया है। और ये बेसिकली शंकर स्मृति अवार्ड क्या होता है? एक तरह से जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है जो बेसिकली धार्मिक समुदाय और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की कमेटी जो होती है उनकी गर्व की बात है, जो बेसिकली ये जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बद्रीनाथ के बारे में पूछूं, बद्रीनाथ जो है वो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बद्रीनाथ जो है वो किस स्टेट में है? पहले तो वो मुझे बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बद्रीनाथ कौन से स्टेट में है वो मुझे बताइए। बद्रीनाथ धाम की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फेमस है ये किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी मुझे बताइएगा। ऐसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बताइएगा मुझे किस चीज़ के लिए फेमस है बद्रीनाथ जो है। यहाँ पे क्या है ऐसा धार्मिक स्थल में, ऐसा क्या है जो यहाँ पे फेमस है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, और कितने नंबर का ये बेसिकली यहाँ पे जो चीज रखी हुई है वो कितने नंबर की है वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आंसर करते हुए चलिएगा। तो ये जो अवार्ड जो है ये साल में एक बार दिया जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो केरल में मलयूर भागवत हंस स्मरण उत्सव के दौरान बेसिकली ये अवार्ड जो है शंकर स्मृति पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो उसी से याद रखिएगा ईश्वरीय प्रसाद नंबूदिरी। पहचानिए कौन है? ये मंगलम यूनिवर्सिटी है और ये बेसिकली यू ललित जी है। बेसिकली यू ललित यहाँ पे जुड़े हैं, किसके साथ जुड़े हैं? मंगलम विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं। ये कौन है यू ललित? ये पूर्व न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है। ठीक है, चीफ जस्टिस है, वो ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे स्वागत किया गया केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के द्वारा यू ललित जी का। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से बहुत ही प्रख्यात न्यायविद हैं। प्रख्यात यानी बहुत ही फेमस ज्यूरिस्ट है जो, और बेसिकली प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में इनका यहाँ पे स्वागत किया गया है मंगलम यूनिवर्सिटी में। इन्होंने बेसिकली सेकंड पोजीशन हासिल किया है हरियाणा में। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो मंगलम यूनिवर्सिटी ने हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल यहाँ पे किया है। किस चीज़ में को लेकर के? BW लीगल वर्ल्ड लॉ स्कूल रैंकिंग में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BW लीगल वर्ल्ड लॉ स्कूल रैंकिंग 2022 के अनुसार यहाँ पे मंगलम यूनिवर्सिटी हरियाणा में सेकंड पोजीशन यहाँ पे हासिल किया है। यहाँ पे ये बेसिकली स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, विशेष लोक अभियोजक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया इनको, और सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति में 2 कार्यकाल दिए हैं। तो उसी से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल यू ललित यहाँ पे मंगलम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए, जो कि फॉर्मर मुख्य न्यायाधीश थे, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, इनको बताइए ये कौन है? ये चीफ के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, वाइस चीफ, इंडिया के आर्मी के वाइस चीफ के रूप में ये बेसिकली भूमिका निभाएंगे। इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे नए रूप निभाएंगे वाइस चीफ के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पे इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभालेंगे। करंट में अगर मैं बात करूँ तो जो आर्मी कमांडर है
उन्होंने अपना पोजीशन जो है बदला है, अदला बदला है किनके साथ, यहाँ पे इन्होंने जो अपना पोजीशन जो चेंज किया है वो एमवी सुचेंद्र कुमार के साथ रिप्लेस किया है। ठीक है, समान लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार के साथ पदों की अदला बदली यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे उधमपुर बेस्ड नॉर्दर्न कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में जो कार्यरत है, तो उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यहाँ पे बनेंगे। तो उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अभी जो है इंडिया आर्मी के वाइस चीफ सुचेंद्र कुमार है, उनके साथ ये बेसिकली अपना जो पोजीशन है वो यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे द्विवेदी जो है, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी है वो बेसिकली सेवानिवृत्त होने पर वरिष्ठता के कारण एलजी द्विवेदी सेना प्रमुख के पद के लिए सबसे आगे हैं। तो बेसिकली ये आर्मी चीफ के रूप में यहाँ पे इनका पोजीशन सबसे आगे इसलिए है क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो वही एक रीज़न है। अब और जनरल मनोज पांडे के रिटायरमेंट के बाद जो कि 2024 में होंगे, मनोज पांडे उनके बाद यही उस पोजीशन को लेकर के सबसे पहले होंगे सीनियरिटी के बेसिस पे, जो वो पद जो है वो आर्मी चीफ के रूप में संभालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए इनको अभी वाइस चीफ के रूप में यहाँ पे रोल में इनको एक्सचेंज किया गया या फिर उस पोजीशन पे इनको शिफ्ट किया गया। ठीक है, एज्यूम किया गया। इंपॉर्टेंट डे है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जननांग विकृति के प्रति। तो बेसिकली ये जो शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित वार्षिक जागरूकता दिवस है जो 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति को खत्म करने में, यहाँ पे देख सकते हैं जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन है उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए यूएन के तरफ से ये स्टेप यहाँ पे लिया गया है, यूएन के तरफ से। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे लिया गया है। बेसिकली जेनाइटल की अगर मैं बात करूँ, म्यूटिलेशन की बात करूँ, एफजीएम फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की बात करूँ, तो ये क्या है, कुछ बता सकते हैं, कोई आइडिया बता सकते हैं? तो ये बेसिकली जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो इंजरीज वगैरह हो गए या फिर किसी कारणवश नॉन मेडिकल की वजह से, तो वो चीज़ें यहाँ पे उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये जनरली कब होता है, जब कोई चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जनरली ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, इसको एक दिवस के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया है। 2003 में पेश इसको किया गया था, पहली बार इसको रखा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि वायलेंस के अगेंस्ट यानी हिंसा से लड़ने के खिलाफ, हिंसा से लड़ने में ये मददगार होता है। लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा होती है, गर्ल्स के खिलाफ जो हिंसा होती है, उसको ये क्या करता है, उसको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करता है। यहाँ पे बात कही जा रही है जेंडर इक्वलिटी की बात कही जा रही है, लैंगिक समानता की बात यहाँ पे कही जा रही है। और एलिमिनेशन ऑफ, यहाँ पे जो जेनाइटल म्यूटिलेशन का जो एलिमिनेशन है फीमेल उसको यहाँ पे ख़त्म करने की बात की जा रही है 2030 तक। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया, या लैंगिक समानता की बात कही जा रही है, तो ये मुझे बताइए, ये एक हिस्सा है सतत विकास लक्ष्य का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो वो मुझे नंबर बताइए किस नंबर में इसके बारे में जिक्र किया गया है लैंगिक समानता का। बहुत बार मैंने आपको बता दिया है ना, इसको थोड़ा सा समझिए, इसको थोड़ा सा बताइए याद करके कि क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली जब ये क्या होता है ना, ये एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है वुमेन को कि मैरिज को लेकर के या चाइल्ड बर्थ को लेकर के। ठीक है, तो ये किसी भी तरह का जो सोशल रीजंस हो गए या रिलीजियस हो गए, तो उसको लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, जो प्रोसीजर होता है, जो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है या जो इंजरी होती है उसको रिमूव करने का ये प्रोसेस होता है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। ये टर्म मुझे बताइएगा, ये बायोलॉजी का टर्म है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ये है क्या। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे सबके आंसर देखना है। देखिए आपने बहुत लोग, मैंने नाम भी बताया जो लोग आंसर दे रहे हैं, तो मुझे बताइएगा ये है क्या। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो महिला जननांग विकृति की बात यहाँ पे कही जा रही है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा ये है क्या। ठीक है, डिफाइन कीजिएगा, परिभाषित कीजिएगा। ठीक
ठीक है। उसी को लेकर के ये जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात कही जा रही है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड ये अवेयरनेस डे है, ठीक है। वार्षिक जागरूकता दिवस है, प्रायोजित वार्षिक दिवस है, जो बेसिकली यूएन के एफर्ट के द्वारा इसको यूएन का एफर्ट है कि इसको ख़त्म किया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2030 तक इसको अचीव करने की भी बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कितने डीआरडीओ जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना, वो कहाँ से करते हैं, लोकेशन मुझे बता दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये लोकेशन होता है उड़ीसा में, उड़ीसा में। तो यहाँ पे भी बेसिकली डीआरडीओ की तरफ से अभ्यास का यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे टेस्ट फायर किया गया, और ये लोकेशन जो है वो चांदीपुर है, चांदीपुर। ये कहाँ पे है, ये बेसिकली ये उड़ीसा में आप देख सकते हैं। तो डीआरडीओ का अभ्यास ने सफल उड़ान परीक्षणों का यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। तो 4 फ्लाइट का यहाँ पे ट्रायल किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, चांदीपुर में। ये कब किया था, 30 जनवरी से 2 फरवरी तक। 4 उड़ान परीक्षणों में सुरक्षित बूस्टर रिलीज, लॉन्चर क्लियरेंस और लॉन्च के आवश्यक अंतवेग को यहाँ पे हासिल किया है। तो ये सारी चीज़ें 4 बार यहाँ पे ट्राई की गई थी चांदीपुर में। कब, 30 से लेकर के 2 फरवरी तक। अभ्यास है क्या, एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, हीट जिसको कहते हैं, ठीक है, हीट जिसको कहते हैं, हाई स्पीड एरियल टारगेट है। और इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो एडीई की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, एडीई की तरफ से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो बेसिकली ये ऑटो पायलट में वर्क करता है, ऑटो पायलट में ये बेसिकली वर्क करता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। एडीई की बात यहाँ पे कही जा रही है। एडीई बता सकते हैं क्या है, एडीई ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। एडीई की बात यहाँ पे कही जा रही है, एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट है ये बेसिकली, जो सारी चीज़ें देखता है। इसके हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली बेंगलोर में है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन करता है जो एयरक्राफ्ट्स हो गए या जो मिसाइल्स वगैरह हो गई, उन सब चीज़ों को ये बेसिकली क्या करता है, डिज़ाइन करता है। और यहाँ पे डीआरडीओ का जो है वो परीक्षण करता है, ठीक है। डीआरडीओ की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। डीआरडीओ के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, देखते कितने लोग बता पाते हैं। डीआरडीओ के जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ डीआरडीओ के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो मुझे बताइएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर मुझे बताइएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और इसका मोटो भी मुझे बता दीजिएगा, डीआरडीओ का मोटो क्या है, मोटो, ठीक है। ये किस चीज़ को लेकर के वर्क करता है। और एक चीज़ और मुझे बताइएगा, जो मेन चीज़ है, इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। ये 3 चीज़ मुझे बताइएगा डीआरडीओ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, डीआरडीओ से रिलेटेड, जो कि बहुत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डीआरडीओ के बारे में। इसका फुल फॉर्म तो सभी लोग को पता होगा, पता है कि नहीं पता है ना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप लोगों ने उरी मूवी देखी है, उरी मूवी कितने देखा है, उरी मूवी। उसमें एक इसका नाम सुना है, गरुड़। अगर नहीं देखा है तो देखिएगा जा करके वहाँ पे यहीं जाते हैं गरुड़, गरुड़ वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। गरुड़ा जो है वो डीआरडीओ ऑफिस में ही जा करके उस लड़के के द्वारा जो टाइम पास के लिए बनाया गया था प्रोटोटाइप, उसका यूज़ किया गया था उरी के मिशन में, ठीक है। तो गरुड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं ये सारे आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, आज तो बहुत इजी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो चांदीपुर, तो ये बेसिकली उड़ीसा का मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा का मैप है। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये रहा चांदीपुर, ठीक है, क्लियर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल्दिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हाल्दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे भुवनेश्वर भी है, सॉरी यहाँ पे भुवनेश्वर है, देख सकते हैं। कटक यहाँ पे है, पुरी यहाँ पे है। तो ये सारे लोकेशन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो न्यूज़ है आपका भुवनेश्वर से। ये देखिए ये न्यूज़ जो है भुवनेश्वर से, लग रहा है कि इंडिया का जगह है इस तरह का। ये ISBT है, क्या है, ISBT, ठीक है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल की बात कही जा रही है। तो ये इसका नाम क्या है, बारामुंडा। ये कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। तो ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है,
तो देख सकते हैं, तो बारामुंडा ISBT जो है इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो है, अंतर्राज्य बस टर्मिनल जो है, उसका नाम चेंज करके BR अम्बेडकर के नाम पे रख दिया गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ जो टर्मिनल है, टर्मिनल को यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया। जो रिक्वायरमेंट है ट्रैवलर्स का, ठीक है, उसको कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंट जर्नी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे ऑफर किया गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड गैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बाबा साहेब को ऑनर कर रहा है, समर्पित कर रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना यहाँ पे ISBT के रूप में यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो सम्मान में एक समर्पित गैलरी यहाँ पे स्थापित की गई थी। यहाँ पे बेसिकली 15.5 एकड़ में ये बेसिकली बारामुंडा प्रोजेक्ट जो है वो इसको पूरा हुआ है, पूरा किया गया है। तो यहाँ ध्यान रख सकते हैं। इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया, चेंज करके BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया। ये ध्यान रखिएगा, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, बस अड्डा जिसको कहते हैं। कहाँ पे ये भुवनेश्वर में है। तो भुवनेश्वर कहाँ पे देख सकते हैं, भुवनेश्वर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस जगह पे भुवनेश्वर। कौन से राज्य को टच करता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 4 राज्य को। ये उड़ीसा जो है वो टच करता है। पहले ये उड़ीसा कहलाता था, अब इसको उड़ीसा कहते हैं, ठीक है। ये पूर्वी भारतीय स्टेट है जो बे ऑफ बंगाल के तट से तट पर है, ठीक है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पुरी जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे आप कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ लिंगराज टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी देख सकते हैं, 11वीं शताब्दी का जो कि है। बिंदु सागर झील यहाँ पे बड़ा फेमस है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इंडियन रोलर जो है वो यहाँ की स्टेट बर्ड है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 30 है। स्टेट फ्लावर जो है अशोका है। उड़ीसा हाईकोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे फेमस चीज़ जो यहाँ पे। चलिए मुझे बताइएगा एक और क्वेश्चन, यहाँ पे उड़ीसा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क, उनका नाम मुझे बताइएगा। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं वो मुझे बताइएगा। 10 क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, है ना। नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा और अच्छे से इसको मुझे एक्सप्लेन भी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा फेमस है कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है वो मुझे बताइएगा। और एक चीज़ और, क्या कोई रामसर साइट है उड़ीसा में? रामसर साइट अगर है तो मुझे बताइएगा उसका नाम, ठीक है। रामसर साइट, देख रहे हैं किस लेवल पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, किस तरह से आपको चीज़ों को लेकर के मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, इस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे, आप स्टेट बेसिस पे चीज़ों को और अच्छे से क्लियर होता चलेगा कि अच्छा इस स्टेट की बात की जा रही है तो इस स्टेट में ये चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो हर क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस के भरमार तो मेरे तरफ से रहेंगे, और जिनकी जो और बहुत से लोग आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप लोग का, और आंसर आप लोग का सही भी आता है। अगर मैं बात करूँ तो 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं मैक्सिमम लोगों के सही होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं और अच्छे से आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग आंसर करते हुए चलिए। अगला जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है बेसिकली अभी ये कंट्री बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। ये कंट्री आपकी कौन सी है? इज़राइल। इज़राइल ने अभी एक घाटी का यहाँ पे खोज किया है, कैनियन जिसको कहते हैं, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। तो इज़राइल के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, ने साइप्रस के पास, कहाँ पे? साइप्रस के पास पानी के नीचे घाटी एरोटोस्थनीस एरोटोस्थनीस का यहाँ पे पता लगाया है, देख सकते हैं। और ये किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। यहाँ पे जो जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है इजराइल का, ठीक है, जो जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, भूवैज्ञानिक संस्थान है इजराइल का, उन्होंने इस बात को बताया है कि पानी के नीचे घाटी है, ठीक है। पानी के नीचे कहाँ पे? साइप्रस के पास पानी के नीचे एक घाटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एरोटोस्थनीस, ठीक है। उन्होंने इसका खुलासा किया है और ये कितना पुराना है? 5.5 मिलियन ईयर्स पुराना है। पुरानी प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं पर प्रकाश डालती है। यानी इतने पुराने साल पहले का ये इवेंट को यहाँ पे क्या करता है? ये प्रकाश डालता है, बताता है ये घाटी बहुत प्राचीन टाइम की है, बहुत ऐतिहासिक है, इस चीज़ को उजागर करता है। ये 10 किलोमीटर चौड़ा है और 500 मीटर इसकी गहराई है। इस घाटी का निर्माण जो है वो यहाँ पे मैसेनियन घटना के दौरान हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस लेवल पे यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, बताई गई है, खुलासा किया गया।
जो वैज्ञानिक है इसराइल के, उनके द्वारा। ठीक है, ये कब इसका निर्माण हुआ था? जब भूमध्य सागर का स्तर कम हो गया था, यानी मेडिटेरियन सी जब का लेवल जो था वो जब कम हो गया था, और उस समय पानी की जो सैलिनिटी थी, यानी पानी में जो नमक की मात्रा थी वो बढ़ गई थी। उस टाइम पे बेसिकली इस घाटी का जो है वो निर्माण हुआ था। ये इस लेवल पे चीज़ें जो है साइंटिस्ट ने इसको वेरीफाई किया है, इसको एनालाइज किया है, इसके ऊपर रिसर्च करके फिर इन्होंने ये खुलासा किया है पूरे देश भर में, ठीक है, दुनिया भर में। तो इराटोस्थनीस याद रखिएगा, एक घाटी जो है वो कहाँ पे खोजी गई है? तो ये बेसिकली इजराइल साइंटिस्ट के द्वारा सिप्रस के पास ये बेसिकली खोजी गई है। इसराइल की मैं बात करूँ तो इसराइल कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले जो था इसकी तो अलग ही घटना थी पैलेस्तीन के साथ जो इनका चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आपका इसराइल का पोर्शन है, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ देख सकते हैं कौन कौन देश के साथ ये टच कर, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप इनके द्वारा देख सकते हैं, ये सारे जो है उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो है बेसिकली जो खोजी गई है, ये खोजी गई है मेडिटेरियन सी में, और सिप्रस जो है वो यहीं पे है, ठीक है, इस जगह पे है। हाँ, इस जगह पे बेसिकली कहीं सिप्रस कंट्री है, थोड़ा सा आइलैंड टाइप का ही है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ पे है, वर्ल्ड मैप में आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो भूमध्य सागर जो मिडिल ईस्ट कंट्री ये बेसिकली है, यहाँ पे जिविस, क्रिश्चियन और मुस्लिम यहाँ पे बेसिकली रहते हैं, ठीक है। जेरूसलम यहाँ का कैपिटल है, लैंग्वेज जो है हेब्रियो है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट इसाक हेrzog, ठीक है। ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तेल अवीव बहुत ज़्यादा न्यूज़, सबसे कॉस्टली शहर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तेल अवीव, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्वेज नहर है, गल्फ ऑफ अकाबा आप देख सकते हैं। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिप्रस थोड़ा सा जा करके देखिएगा कहाँ पे है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को हुई थी, 14 मई 1948। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बिल जो है वो यहाँ पे पास हुआ है। ये बिल जो है वो पास हुआ है, ये बिल पास हुआ है 2024 को, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट बिल। पॉल्यूशन से रिलेटेड तो बहुत सारे हम लोग टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक यहाँ पे पारित किया गया 2024 का। और ये इसको प्रेजेंट जो किया गया वो राज्यसभा के में इसको बेसिकली इसको प्रेसिडेंट किया गया है। और अगर मैं बात करूँ वाटर का इंट्रोडक्शन, प्रिवेंशन, इसको कैसे रोकथाम किया जाए, नियंत्रण किया जाए, इसको लेकर के संशोधन यहाँ पे पास हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ जिसका उद्देश्य क्या है कि जो पहले जो वाटर है, जो मौजूदा जल जो है, उसकी प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 में ये क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अमेंडमेंट जो होता है, जो संशोधन होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे किया जाता है, वो मुझे बताइएगा। किस अनुच्छेद के तहत संशोधन होता है वो मुझे आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर की बात यहाँ पे कही जाती है, जो MOS है, पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देश के जल संसाधनों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियमों को मजबूत करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देते हुए विधेयक को पास किया। तो यहाँ पे रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही जा रही है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसी को लेकर के ये बेसिकली बिल जो है, विधेयक जो है पास किया गया, किस तरह से हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट करें और कंट्रोल करें, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स भी तो लिए जा रहे हैं चलिए देखते हैं कितने लोग को थोड़ा सा इनिशिएटिव बताइए मुझे, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। इनिशिएटिव मतलब पहल की गई है या योजना, मुझे बताइए योजना कि किस तरह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना निकाली गई है, उनका नाम मुझे बताइएगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैंने पूछा है, बताइएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर ONGC इंस्टीट्यूट को यहाँ पे
इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया है, उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। तो ONGC सी सर्वाइवल सेंटर जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। जो पहले ONGC सी सर्वाइवल सेंटर था उसको यहाँ पे आगे बढ़ाया गया, डेवलप किया गया है, और इसको बेसिकली इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहाँ पे है, ये बेसिकली गोवा में है, ठीक है। तो इसको गोवा में इसको एडवांस लेवल पे इंडियन सी सर्वाइवल ट्रेनिंग इकोसिस्टम में इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। समुद्र जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसको विकसित किया गया है। इसमें सालाना की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 से 15,000 जो पर्सन है वो इसमें क्या होंगे, ट्रेंड उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। 10,000 से 15,000, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी नंबर है ये। उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से समुद्री जीवन में किस तरह से स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है। सी में किस तरह से सरवाइव करना है, वो सारे स्किल जो है वो यहाँ पे 10,000 से 15,000 लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। और उनकी जो चांस है कि वो रियल लाइफ डिजास्टर को कैसे फेस करें, है ना, उस टाइम पे जब कोई भी ऐसा डिजास्टर आएगा, कोई भी ऐसा कुछ आपदा आएंगी, तो उसमें किस तरह से वो अपने आप को एक्टिवली उसमें वर्क करे, ठीक, कैजुअलिटी जो हो उसको रोक सके, और उसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल दिखा करके जो सेफ्टी है उस पर उन लोग को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए और किस तरह से अपने आप को संभाला जाए, ठीक है। जीवन की आपदाओं से सुरक्षित बचने की संभावना को यहाँ पे ये बढ़ाता है। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे इनको ट्रेंड किया जाएगा 10,000 से 15,000 लोगों को, और वेदर कंडीशंस के बारे में भी उनको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा, किस तरह से किस वेदर में किस तरह से अपने आप को वर्क करना है, उसके ऊपर पूरी तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, ठीक है। उसी से रिलेटेड है। तो उद्घाटन यहाँ पे किया गया इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ पे, ONGC इंस्टीट्यूट, कहाँ है ये गोवा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बेसिकली एक बीमारी है जो बहुत भयानक तरीके से फैल रही है। वो बीमारी जो है वो किस देश में फैल रही है, तो जाम्बिया, सुना है कभी, ये कहाँ पे है ये कंट्री, बताइए मुझे। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कंट्री, ये जाम्बिया का ही फ्लैग है, ये हमारा प्यारा भारत। तो भारत जो है वो क्या है, तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम हर जगह जहाँ पे भी लोग मुसीबत में होते हैं, हम खुशी में रहें या ना रहें, तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती है वहाँ पे हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मानवीय सहायता यहाँ पे भेजी गई है, कहाँ पे, जाम्बिया में। किस चीज़ को लेकर के, यहाँ पे हैजा बहुत तेज़ी से फैल गया है, ठीक है। तो उस समय भारत की तरफ से ये सपोर्ट भेजा गया है, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो नियंत्रित किया जा सके, जो हैजा का प्रकोप है उससे निपटा जा सके और उसको नियंत्रित किया जा सके। तो जो भी सहायता है वो पूरी तरह से, जैसे वाटर जल शुद्धिकरण आपूर्ति को लेकर के, या क्लोरीन की जो टैबलेट है उसको लेकर के, या फिर ओरल रिहाइड्रेशन जो पाउच होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से सहायता के रूप में भारत जो है वो भेजा है मदद के रूप में। और कहाँ पर, जाम्बिया में। यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करें, वो भी जाम्बिया में 1 मिलियन मानवीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए 1 मिलियन यूरो का भी वादा किया। तो यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है यूरोपियन संघ के द्वारा 1 मिलियन यूरोस का भी। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपका यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी ये सपोर्ट यहाँ पे भेजा गया है। 31 जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देश में हैजा के मामलों की संख्या से मौत कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है, 613 लोगों की जान चली गई है। और अभी भी आप देख सकते हैं जो केसेस हैं वो 16,526 केसेस के आसपास आज भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है जिसको लेकर के यहाँ पे हर देश, यानी हमारा देश तो सबसे आगे आप देख ही सकते हैं, जो बेसिकली इसमें पार्ट ले रहा है और खड़ा है जाम्बिया के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, यूरोपीय संघ, दिख रहा है आप लोग को, यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है। मुझे बताइए यहाँ पे 18वां नंबर क्वेश्चन है ना, कितने देश हैं इस संघ में, कितने देश हैं वो मुझे बताइएगा, ठीक है। यूरोपियन संघ में कितने देश हैं, ठीक है। देखिए आप ही के लिए बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए,
ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि कौन कितने हैं, एक दो से ही कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों को रहता है। अभी थोड़ा दिन पहले मैंने पढ़ाया भी था। इसके हेड क्वार्टर भी मुझे बताइएगा, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, हेड क्वार्टर यहाँ पे बता दीजिएगा कौन है। और यहाँ पे टोटल यही है कि इसके प्रेसिडेंट बताइएगा, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। प्रेसिडेंट भी मुझे बता दीजिएगा कौन है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, देखिएगा आप लोग कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। इसी बहाने आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा भी। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये बताइएगा मुझे। जाम्बिया देश की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोट्सवाना आपको देखने को मिलेगा, जिम्बाब्वे देख सकते हैं, मोज़म्बिक, मलावी, तांजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, ये सारे बेसिकली जो हैं वो इसके पड़ोसी देश, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं ईस्टर्न पार्ट हो गया, फिर साउदर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, ये डिवाइडेड है। इसका पार्टीशंस है, देख सकते हैं, डिवीजन देख सकते हैं। कैपिटल की बात करूँ तो लुसाका आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुसाका, ठीक है। साउथ अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका में बेसिकली ये देखने को मिलेगा। और लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक मतलब चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बॉर्डर में आपको बता दिया कौन कौन से देश हैं। यहाँ पे करेंसी जाम्बियन क्वाचा चलती है, लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे आबादी है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जाम्बिया, यहीं पे कोलर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे कोलर हैजा के बारे में बात की जा रही है ना, तो मुझे बताइए, ये तो बायो का भी तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। बायो का क्वेश्चन मुझे बताइए, किस जीवाणु के द्वारा ये होता है। जीवाणु लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं ना सभी लोग, क्वेश्चन लिखते चलिए ना, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, सभी लोगों से चाहिए, चाहे कभी भी आप वीडियो देख रहे हो। तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये बेसिकली फैलता है, ठीक है, हैजा। और इससे बचा कैसे जा सके, प्रिवेंशन बताइएगा मुझे, कैसे बचाव इसका होगा वो मुझे बताइएगा, बचाव, ठीक है, कोलेरा से रिलेटेड। देखते कितने लोग बायो आप लोग अभी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक को लेकर के। बिम्स्टेक कभी सुना है आप लोगों ने बिम्स्टेक के बारे में? बिम्स्टेक बिल्कुल सुना होगा, ठीक है। तो बिम्स्टेक बेसिकली जो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बिम्स्टेक की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है, पहली बार यहाँ पे चैम्पियनशिप को लेकर के आयोजित किया गया। और ये चैम्पियनशिप जो है वो दिल्ली के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। यहाँ पे जो स्पोर्ट मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, इनकी इम्पोर्टेंस की इवेंट इनके द्वारा बताई जा रही है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फ्रेंडशिप को उजागर किया जा रहा है बिम्स्टेक देश को लेकर के, यहाँ पे प्रकाश डाला जा रहा है, ठीक है। कंपटीशन की मैं बात करूँ तो स्विमिंग में, वाटर पोलो में, डाइविंग में, अंडर 20 एज कैटेगरी में यहाँ पे 29 मेडल्स हैं और 9 ट्रॉफीज़ हैं जो यहाँ पे इसमें शामिल हैं। बिम्स्टेक कंट्री की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला चीज़, सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए बिम्स्टेक का, ठीक है। बिम्स्टेक का देखते कितने लोग फुल फॉर्म बताते हैं। और मुझे बताइएगा इसमें कितने देश शामिल है, लिखते चलिए सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें टोटल कितने देश शामिल है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है वो भी मुझे बताइएगा, हेड क्वार्टर कहाँ पे है। और ये बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन जो हुआ था, ये कब हुआ था, ये भी मुझे बताइए, ठीक है। इतने सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछ ली हैं, तो ये मुझे बताइएगा, इतने सारी चीज़ें जो हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। बिम्स्टेक, चलिए। अच्छा, एक और चेयरमैन तो रह ही गया, चेयरमैन कैसे भूल गए, चेयरमैन भी तो बताना है। तो ये पूरी चीज़ें मुझे बिम्स्टेक के बारे में आपसे चाहिए, वो मुझे बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो कह सकते हैं, कौन है आज के डेट में, वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म तो आप ही के सामने, आंसर तो मैं ही दे देता हूँ आप लोग के क्वेश्चन का। ये इसका वेबसाइट है, बे बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, बिम्स्टेक, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साउथ एशियन देश के द्वारा मिल करके ये संगठन का निर्माण किया गया। इसमें टोटल 5.2 ट्रिलियन का यहाँ पे जीडीपी है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। 1.73 बिलियन लोग जो है वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। साउथ एशियन नेशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया, कब? 1997 को, ठीक
ठीक है, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आंसर मैं ही दे देता हूँ, फिर भी मुझे जो बाकी के क्वेश्चन रह गए उसका आंसर आप मुझे देंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है, और ये इनिशिएटिव लिया गया किसके लिए? वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पे वुमेन को इनकरेज किया जा रहा है, देख रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। कहाँ पे? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं को प्रोत्साहित करना, ये सरकार की एक नई पहल है, उसको यहाँ पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है महिलाओं को, उनको मजबूती प्रदान की जा रही है, स्ट्रेंथ किया जा रहा है कि वो भी इसका पार्ट बन सकती हैं। CAPF का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, जहाँ पे असम राइफल्स भी आपके आते हैं। तो महिला कर्मियों की वर्तमान संख्या 41,606 है। भारत सरकार CRPF की अगर मैं बात करूँ, CAPF की मैं बात करूँ, महिलाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें प्रचार, आवेदन शुल्क से छूट और शारीरिक मानकों में छूट शामिल है। देख सकते हैं पब्लिसिटी एग्जाम्पशन किस चीज़ में होगा, एप्लीकेशन फ़ीस में कमी होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल CAPF जो है वो शामिल हो सके इस डिपार्टमेंट में और हेल्प कर सकें। इनको यहाँ पे मैटरनिटी लीव भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड केयर लीव भी यहाँ पे मिलेगा, और सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करने के लिए बेसिकली सुविधाएँ यहाँ पे प्रदान की जाएंगी। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये आपको यहाँ पे वुमेन को प्रोवाइड किए जाएंगे CAPF में, उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप देख सकते हैं, कौन है ये, पहचानिए। तो ये रणवीर सिंह है, और ये कंपनी जानते हैं आप लोग, ये कंपनी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा इस कंपनी के बारे में। अगर सुना है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि यह मुझे बता दीजिए कि इसके जो बेसिकली बोट कंपनी के जो CEO हैं, ठीक है, वो मुझे बताइए, ठीक है, CEO है वो मुझे बताइए। चलिए बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन मैंने जो पूछा है उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। 21 नंबर है ना। CEO मुझे बताइए, चेयरमैन मुझे बताइए, और फाउंडर मुझे बताइए। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या पूछ दिया आपने, लेकिन ये मैं बता दूं तीनों लोग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए। तो यहाँ रणवीर सिंह के द्वारा यहाँ पे बोर्ड को ज्वाइन किया गया, यहाँ पे हितधारक के रूप में, स्टेक होल्डर के रूप में एंड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्होंने शामिल यहाँ पे हुए हैं बोट कंपनी को। एक बॉलीवुड आइकन है रणवीर सिंह, ठीक है, और ये बेसिकली अपने लाइफस्टाइल को लेकर के जो बोट है उसको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे इन्होंने इसमें इन्वेस्ट भी किया है और इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ऑडियो उत्पादों के आधिकारिक चेहरे की भूमिका भी निभाई है, ठीक है। ऑडियो प्रोडक्ट्स को ब्रांड करने के लिए भी इन्होंने बहुत भूमिका निभाई। इसकी स्थापना 2015 को हुई थी, किसके द्वारा? अमन गुप्ता के द्वारा एंड समीर मेहता के द्वारा, ठीक है। अमन गुप्ता, समीर मेहता के द्वारा की गई थी। कंपनी ने अब तक $177 मिलियन की संचयी निवेश अर्जित किया है। तो $मिलियन यहाँ पे अभी तक इन्वेस्ट यहाँ पे कर लिया है। ये कोलैबोरेशन जो हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है और लॉस्ट इन निर्वाण अभियान के साथ पहले ही शुरू हो चुका है। तो ये कोलैबोरेशन जो है लॉस्ट इन निर्वाण अभियान के साथ पहले ही शुरू हो चुका है। और अभी रणवीर सिंह जो है ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ इसमें स्टेक होल्डर भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। हितधारक है, इन्वेस्टर भी है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं $177 मिलियन का संचय निवेश अर्जित यहाँ पे किया है कंपनी ने, उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा न्यूज़ जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये पूरा न्यूज़ जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर को लेकर के। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं, आई होप आप सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। और मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर को रिव्यू करता हूँ, तो जहाँ जहाँ जिनकी गलती होती है उसको मैं करेक्ट भी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोग इसका, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आज कल परसों जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो इसका आंसर जरूर करें, जितने भी क्वेश्चन में। इससे आपका क्या होगा ना, आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा और जो चीज़ आपको नहीं पता है वो भी चीज़ आपको पता चल पाएंगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, इसको ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अपने फ्रेंड सर्कल को इन्वाइट कीजिए, करंट अफेयर को लेकर के डेली बेसिस पे होती है, ताकि उनको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो करंट अफेयर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।